तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी को। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर प्लीज, जिनसे हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश विकास को लेकर कितना आगे बढ़ रहा, स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश कहां पर है और क्या कुछ आगे करना बाकी है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, हम इनसे जानेंगे। तो हमारे बीच मौजूद है, मंच पर पहुंच चुके हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को किस तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं, आगे क्या प्लानिंग होगी सरकार की, आगे क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का। आसिफ, ओवर टू यू। और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का। आपके अपने विधायक, आपके अपने मंत्री। ताली नहीं बजाई आपने? हाँ मंत्री जी, अभी ताली फिर बजवाता हूं मैं आपसे। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। देश में जो नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। और डॉक्टरी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई अब सिर्फ वो करेंगे होगी वो नहीं, किताबें आ चुकी हैं, विमोचन हो चुका है। तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा पहला है सर आपसे। आपकी टीम की PM ने भी तारीफ की, अमित शाह जी आए, उन्होंने भी तारीफ की। ये कितना प्राउड आपको भर देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके विभाग के लिए, आपके लिए। और उसमें जब खरे उतरे हैं टाइम पर, जब वो चीजें हो गई और वो किताबें भी अब आ चुकी हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं सर? निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वो कर दिखाया जो लोग असंभव कहते थे। और मुझे इस पूरे यात्रा में वो कहावत, वो लाइनें चरितार्थ होती दिखी कि जब चाह होती है तो राह बन ही जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने बीड़ा उठाया। और मैं आपको और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने 6 महीने पहले ही इस बात का निर्णय लिया था कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। और ये बात भी सही है कि जब हमने शुरुआत की तो लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, वो मेरा कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाते थे। और जब हमने पहली बार मैंने मीटिंग बुलाकर बोला तो हमारे अधिकारियों का ही की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही थी कि मंत्री जी कुछ ज़्यादा आशावादी हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मंत्री जी को अति विश्वास हो गया है। अति विश्वास था, विश्वास को अति विश्वास है, ऐसा वो मानते थे। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वो काम कर दिखाया। और मैं आधा मिनट लूंगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे मामले में। आप पूरा वक्त लीजिए सर। तो हमने जब इसकी शुरुआत की तो सबसे पहले हमने यही विचार किया, हमने पूरी तरह से, मैंने ये सोचा कि इसकी हम पूरा शोध करें, क्योंकि नया विषय था। ये सीधा ऐसा था कि किसी अंधेरे कमरे में आप किसी को एंटर करा दो, लाइट नहीं है और आप कुछ करने को बोलो, तो कुछ भी नहीं था, सिरा नहीं था, शुरुआत कहाँ से करें, मुख्य मुद्दा था। तो हमने पूरा शोध किया, हमने पूरी स्टडी की। मैंने स्वयं दुनिया के दूसरे देशों में किस ढंग से, जहाँ मातृभाषा में मेडिकल पढ़ाई जाती, वहाँ कुछ क्या है। हमने टीचर से बात की, हमने फैकल्टी मेंबर से बात की, हमने स्टूडेंट से बात की। हमने इस बात को लेकर हिंदी मीडियम में जो 11th-12th में जो करिकुलम रहता है, जो पाठ्यक्रम रहता है, उसमें हमने उस पर उसको भी देखा। फिर हमने एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया कि इस विधा के लोग टास्क फोर्स में रहें। और उसके साथ हमने ये निश्चित किया कि फर्स्ट ईयर के हम तीनों सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हम ट्रांसलिट्रेशन करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहिए कि ये केवल अनुवाद नहीं है, ये ट्रांसलिट्रेशन है। और इसमें हमने ये निश्चित किया कि जो टेक्निकल शब्द है जिसको लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, तो हमने टेक्निकल वर्ड्स जो हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठे हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमने किसी भी टेक्निकल वर्ड को बदलने की कोशिश नहीं की। हमने ये नहीं किया कि हम स्पाइन को मेरुदंड लिखें, हमने ये कोशिश नहीं की कि हम चलित नाम, यदि लीवर है तो हम लीवर लिखेंगे, हम उसमें हमने संकोच नहीं किया। तो हमने ये निश्चित किया कि हम तीनों सब्जेक्ट को करेंगे। और उसकी हमने एक अलग अलग कमेटी बनाई, उसका एक समन्वयक बनाया। और फिर मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के सभी टीचर से
ये अनुरोध किया कि इस मुहिम में हमारे साथ, इस महायज्ञ में कौन कौन आहुति देना चाहता है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शुरू में तो कोई नहीं आया, पर कहा जाता है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आखते गए और कारवां बढ़ता गया। पहले 5-7 लोग थे, फिर 20 हुए और आखिरी में जाकर नंबर 97 हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने इस अभियान में हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की सहमति दी। बड़ा मुद्दा था लीगल एस्पेक्ट, हमें देखना था। एक बड़ा मुद्दा था कॉपीराइट का, तो हमने एक EOI निकाला, एक MOU किया, और वो प्रचलित किताबें जो चलती थी, जैसे कि जब मैं तो बेसिकली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरे लिए डॉक्टर के एकदम ही डिफरेंट था मामला। पर हमने बातचीत की और जब मैंने देखा कि एनाटॉमी में विश्राम सिंह बड़ी प्रचलित किताब है, बायोकेमिस्ट्री में पुरी की किताब चलती है, और फिजियोलॉजी में खुराना की किताब बहुत प्रचलित है, तो हमने कोशिश की कि हमने EOI के माध्यम से पब्लिशर से बात की, उनके साथ MOU किया, और फिर हमने एक पूरी कहानी आगे चलाने की कोशिश की। पर शुरू में जैसा दिक्कत थी कि नहीं हो सकता था, तो हमने एक मिशन मोड में ये काम हो, एक आंदोलन बने, एक जिंदगी का कुछ ध्येय बने, और ध्येय के लिए हमने एक वॉर रूम बनाया। अब वॉर रूम में लोग आके किस तरह से मोटिवेट हो, तो हमने उसका नाम रखा मंदार नाम रखने के पीछे का उद्देश्य यही था कि ये एक शिक्षा का मंथन है। और जब अमृत मंथन हुआ था तो मंदार पर्वत को ही मथनी के रूप में उपयोग किया गया था। रस्सी बनी थी शेषनाग और मथनी बना था मंदार पर्वत, तो हमने मंदार उसका नाम दिया। और एक शिक्षा का मंथन जिसमें अमृत निकलना था हिंदी का, और उसको निष्पादित किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री, जो राजभाषा विभाग भी उनके अंतर्गत है, उनके कर कमलों से, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हमने इसकी शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ये 2 दिन में जितने मैसेजेस आए दुनिया भर से, जो हिंदुस्तानी दुनिया में रह रहे हैं, वो मुझे बहुत बधाई दे रहे हैं कि एक बड़ा काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस काम में हम जुड़ पाए, हमने वो एक काम अपडेट किया। मैं आपको दे देता हूं सर। बगल का प्रदेश है छत्तीसगढ़, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उनसे हमारी संवाददाता ने वहां एक सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है, तो क्या यहाँ भी होगी? तो उन्होंने कहा है कि हम अभी ये कोर्स शुरू हो जाने देते हैं और फिर देखते हैं। तो इसका मतलब कि अब आशाएं और आगे बढ़ चली हैं, और उसमें दलगत नहीं, अगर वो अच्छा है तो फिर सबके लिए अच्छा देखिए, इसमें दलगत तो होना ही नहीं चाहिए। दलगत का कोई मतलब नहीं है, छात्र किसी दल के नहीं होते, उनके भविष्य का। मैं कल बताता हूँ, मैं बैरासिया जा रहा था, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को, स्टूडेंट्स को पता लगा, जबरदस्त रास्ते में स्वागत हुआ। और एक अरबलिया करके एक गाँव में, यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, वहाँ का एक बेटा था, किसी स्कूल के बाहर मुझे मिला, उसने मुझे रोका, उसका वीडियो भी मेरे पास है। उसने यही कहा कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, 11th में पढ़ता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर पाऊंगा, पर आपने यदि हिंदी मीडियम में शुरू की तो मुझे एक नई आशा जगी है। तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और एक बात मैं आखिरी और ऐड करना चाहता हूँ, WHO ने अभी स्टडी की है कि जिन जिन देशों में मातृभाषा में वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विसेज की डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है। तो निश्चित रूप से जब मातृभाषा में, और यहाँ सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये शोध कहता है कि जब हम मातृभाषा में कोई लर्निंग करते हैं तो वो हमें ज़्यादा ग्रास्प होती है, ज़्यादा उसका हम ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं कि सपने हम अपनी भाषा में देखते हैं, कोई अंग्रेजी में सपने नहीं देखता होगा, आधे भी लोग देखता है वो हिंदी में ही देखता होगा, हिंदी में ही सोचते हैं, बाद में अंग्रेजी में बोलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ताली बजाएं उस टीम के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन ट्रांसलेटर्स के लिए, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। और मेहनत इस लिहाज से कि जो सर ने बताया कि जो टेक्निकल टर्म्स है उनको वैसा रखा गया। आप सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो कहे कि भाई साहब ऐसा है, आपके यकृत में बड़ा विकृत सा पाषाण हो गया है। अब सोचिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसी भी हिंदी नहीं है कि समझ में ना आए, तो बड़ा बारीकी से उसका ट्रांसलेशन किया गया। रसिका सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज रिसीव हुए जिसमें लोग ये कहते हुए नजर आए कि अब हम गांव के हैं, हम हिंदी मीडियम के, लेकिन अब हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज जब वो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मैं आपका मैसेज सर तक पहुंचा दी हूँ। सर, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। और जैसा कि गृह मंत्री जब पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने विमोचन किया, उन्होंने कहा कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, आगे इस पर भी काम किया जाएगा और हिंदी में उसकी शुरुआत की जाएगी। तो सर, ये कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना प्रैक्टिकल है?
हाँ देखिए, मैंने जैसा कहा चुनौतीपूर्ण तो इसलिए था कि मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि काम होगा या नहीं, मुख्य मुद्दा था कि ये ग्रंथि कैसे खत्म होगी। एक ग्रंथि थी जो हिंदी मीडियम में, मैं बताना चाहता हूँ मेरी टीम में सभी लोग लगभग ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के थे, परंतु अब डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, डीन बन गए, डीएमई बन गए, अब अंग्रेजी आने लगी, तो उनके मन में भी ग्रंथि थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो चुनौती ये थी कि उनकी ग्रंथि को हटाया जाए, क्योंकि टीम तो मुझे वही लेनी थी, काम तो उन्हीं से करवाना था, तो उनकी ग्रंथि हटाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। फिर मेरे पास एक बड़ा चुनौती थी कि इसको पूरी को प्रोसेस को हम कैसे डिज़ाइन करें, कैसे हम आगे बढ़े। तो फर्स्ट ईयर को हमने चुना, 3 सब्जेक्ट चुने। फिर बड़ा एक एस्पेक्ट था कि लीगलिटी और कॉपीराइट पर हम काम करें, उसको हमने काम किया। फिर मैं यही कहूँगा कि जब भगवान कुछ करवाना चाहता है तो भगवान राह दिखाता है, और मुझे बहुत प्रसन्न, देखिए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये काम हम कर पाए हैं। और ये देखिए ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा सौभाग्य आपको मिल जाता है कि आप कुछ कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, अमित शाह जी ने ये बात कही है कि अभी तो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, जब हम 100वां साल मनाएंगे उस दिन ये 75 साल में जो हुआ उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। आगे आने वाले समय में इसका जबरदस्त आप देखिएगा इसका परिणाम मिलेगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम चेहरे से बहुत कुछ भांपते हैं कि जो हमारे मेहमान आए हैं वो अपने चेहरे से क्या बताना चाहते हैं। एक बच्चा जब मेरिट में आता है, टॉप करता है, तो उसके चेहरे पर जो वो खुशी होती है, जो कॉन्फिडेंस होती है, आप विश्वास जी के चेहरे पे आज देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने उनके विभाग ने हासिल की है। सर एक सवाल हमारे यहाँ, नहीं उसमें हिचकना नहीं है, ताली आ रही है तो जोर से बजाइए, जितनी जोर से आ रही है उतनी जोर से बजाइए, एक सुर होना चाहिए, और ये बड़ा काम है, ये एमपी ने एक मिसाल सेट की है। सर एक सवाल है मेरा, हम कॉर्पोरेट में हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, जैसे सेल्स का रेवेन्यू टारगेट, हमारा अपना KRA होता है, अपने सेट टारगेट्स होते हैं। आपके बॉस भी आपको टारगेट दे गए और वो कह गए कि मेडिकल की तो हो गई, अब इंजीनियरिंग की ओर पढ़ाई कराइए हिंदी में। तो मेडिकल, चूंकि आप उस फील्ड से नहीं थे, फिर भी वहां पर पढ़ाई हो गई है। इंजीनियरिंग कितना आसान है, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं, वो कितना प्रैक्टिकल है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हम हिंदी में करवा सकते हैं अगर मेडिकल की करवा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चुनौती तो मेडिकल की पढ़ाई का था, क्योंकि ये एक आम तौर पर एक धारणा है कि मेडिकल का जो पूरी के पूरा, चाहे पाठ्यक्रम की बात करें, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, या उसके बाद डॉक्टर्स की शोध की बात करें और शोध के बाद इलाज की बात करें, इसमें इंग्लिश को नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक ग्रंथि थी। इंजीनियरिंग में मुझे लगता है कि इतनी डिफिकल्टी नहीं है, और इंजीनियरिंग का तो AICT ने तो पहले से ही कुछ पाठ्यक्रम बनाया हुआ है। ये अलग बात है कि वो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पर AICT ने वो इंजीनियरिंग की तैयारी पहले से की हुई है। पर मेडिकल एक बड़ा मामला था, एक ग्रंथि थी, एक व्यवहारिक रूप में ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है जब मेडिकल हो गया तो अब कुछ किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है माइंडसेट, ग्रंथि खत्म करनी पड़ेगी। चाइना में नहीं है ना ग्रंथि, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, स्पेन में नहीं है ग्रंथि। हमारे यहाँ लॉर्ड मैकॉले ने, देखिए लॉर्ड मैकॉले बड़े इंटेलिजेंट थे, वो ये करके चले गए 1800 सदी में। जैसा आपको मालूम होगा, मैकॉले को भेजा ही इसलिए था कि हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से आप गुलाम बनाइए, और उन्होंने कहा था कि यहाँ की शिक्षा नीति पर ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे लगने लगे कि अंग्रेजी के अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो वो जो ग्रंथि थी उसको मिटाने का काम किया। देखिए हिंदी में पाठ्यक्रम बन गया, ये बड़ी बात तो है, पर असली बात है कि हमने ये मैसेज दिया कि नहीं, हिंदी में भी हो सकता है। सर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई तो शुरू हो गई, और साथ ही बुक का अनुवाद भी करा दिया गया, अब फर्स्ट ईयर की बुक भी प्रिंट हो चुकी हैं। अब बात आती है एडमिशन छात्र कैसे लेंगे और उसके लिए शिक्षक कैसे होंगे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको लेकर यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें कोई अलग बैच नहीं होगा हिंदी का, कोई हिंदी की अलग क्लास लगेगी, ऐसा नहीं होगा। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से ही दोनों ऑप्शन रहेंगे कि आप हिंदी की किताब को फॉलो करो या इंग्लिश की किताब को फॉलो करो। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारा जो क्लास होगी उसमें जो हमारे लेक्चरर होंगे, शिक्षक होंगे, वो दोनों भाषाओं में बात करेंगे। ये नहीं है कि कोई इंग्लिश की किताब की क्लास अलग लगने लगी और हिंदी की। हम कॉन्फ्लिक्ट हिंदी और इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, ये मैं और क्लियर करना चाहता हूं। हमने तो एक मंच प्रोवाइड किया है हमारे हिंदी भाषी छात्रों के लिए। हमने एक मंच दिया है कि उनके अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए। तो किताबें दोनों तरह की होंगी, जैसे एनाटॉमी की किताब विश्राम सिंह की इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी।
वो पढ़ सकता है, वो फॉलो कर सकता है अपने हॉस्टल में जाकर, अपने घर में जाकर, और जो क्लास होगी उसमें जो टीचर है वो दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे। वो अपना जो एग्ज़ाम है वो दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, और यदि वो हिंदी में भी लिखेंगे तो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी जांच जो है वो हिंदी में भी कराएगी। एक बात और मैं ये बताना चाहता हूँ, नीट पहले ही बाईलैंग्वेज होता है। नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो इसलिए जो गैप पढ़ाई का था वो हमने फुलफिल किया है, पर उसमें इसका मतलब ये नहीं कि हमको इंग्लिश को चैलेंज कर रहे हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। एक सार्थक काम हुआ, हम सार्थक आगे बढ़ना चाहते। नहीं, बहस में नहीं पढ़ना चाहते सर, लेकिन बहस एक नई शुरू हो गई। आपने हिंदी में पढ़ाई शुरू कराई तो मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टर से अपील की कि भैया क्रोसिन हिंदी में भी लिखी जा सकती है, हर आदमी पढ़ सकता है, और लिखने से पहले RX नहीं श्री हरि लिख दीजिए। अब उस पे सर आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं कि श्री हरि क्यों लिख दो, डॉक्टर तो हर धर्म का है, मरीज भी हर धर्म का है, तो उसमें श्री हरि। तो ये इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हम ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री जी ने कोई विवाद खड़ा करने के लिए ये बात नहीं की, मैंडेटरी नहीं था ये, उन्होंने आग्रह किया, एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये बात भी सही है कि जो हमारी प्रचलित भाषा है उसमें यदि प्रक्रियाओं का निष्पादन होगा तो उसमें हर वर्ग को उसका फायदा होगा। यदि हिंदी में पर्चे लिखे जाएंगे तो निश्चित रूप से मरीज ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, कब दवाई लेनी है ये उनको पता लगेगा, कौन सी दवाई लेनी है ये पता लगेगा। जो फार्मासिस्ट जो उस पर्चे के माध्यम से दवाई देता है उसको ज़्यादा सहूलियत होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अनुरोध किया, और वैसे बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हिंदी में लिखते भी हैं, खासकर पर्चे में वो चीज़ तो हिंदी में लिखते ही हैं, रात में आपको ये 2 दवा लेनी है, दिन में लेनी है, ऐसा लिखते ही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो कोई अंग्रेजी का विरोध करने के लिए या एक नई बहस शुरू करने के लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि इस पूरी प्रक्रिया में का सरलीकरण होगा, यदि लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा तो वो प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये जो बात है ये पढ़ाई की बात है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसकी शुरुआत है ये। सर, ये तो हो गई मेडिकल एजुकेशन की बात कि हिंदी में शुरुआत हुई। अब थोड़ा हट के टॉपिक पे बात करते हैं। हमीदिया अस्पताल में सर IVF की शुरुआत कब होगी? क्योंकि ये आजकल लोगों की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो गरीबों को ये बड़ी सौगात होगी। तो सर कब से इसकी शुरुआत? ये भी देखिए हमने बड़ा काम किया है। हम अब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में IVF शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर जी हाँ 6 मेडिकल कॉलेज में, वो उसको विस्तार करेंगे हम। ये भी हमने नई शुरुआत की है। देश में शायद सरकारी स्तर पर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से जो निसंतान जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं उनको एक बड़ी ये सौगात मिलेगी। और ये बात भी सही है कि IVF जो प्रणाली है उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो जब सरकारी व्यवस्था में ये काम होगा तो निश्चित रूप से गरीबों को, जिन दंपतियों के बच्चे नहीं हैं उनको नई सौगात मिलेगी। ये हमने शुरुआत कर दी, इस पर हमने काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग बनकर शुरू हो गया है। जो इक्विपमेंट है उसका मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में हम टेंडर फ्लोट कर देंगे, और अगले 3 से 4 महीने में हम शुरू करेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत हो सके। ये निश्चित रूप से हम बड़ी सौगात दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी और उसके बाद अगर IVF भी सरकारी अस्पताल में आ जाता है तो फिर एक जो धारणा बनी हुई है ना कि सरकारी अस्पताल मतलब वो टूटे बेड, वो गंदगी, वो सब, और कहाँ रोबोटिक सर्जरी सरकारी अस्पताल में, MP सरकार ने करके दिखाया हुआ है। एक विश्वास जी सवाल मेरा आपसे ही है सर, प्रदेश में हुक्का बार जितने थे उस पर CM बड़े सख्त हो गए, वो जब से वो नशाबंदी का और वो जो जन जागरूकता का जो कैंपेन चला, और CM ने कहा कि सारे हुक्का बार बंद कराओ। हमने कार्रवाई देखी लगातार हो रही है। तंबाकू पे सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए। तो ये कितना नुकसानदायक था सेहत के लिए? क्योंकि नशे के सौदा का नशा बेचते हैं, फिर वो भुगतना आपको पड़ता है, पूरा विभाग एक्टिव वो सब, और वो आपको देखना पड़ता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और सरकार इस पर किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और नशा समाज को भी खोखला कर रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत प्रभाव देने वाली बात है। तो निश्चित रूप से सरकार को ये प्रयास करना चाहिए, समाज को प्रयास करना चाहिए कि हम नशे से युवा को दूर रखें। और इसीलिए ऐसा यदि कोई प्रकल्प है जिसमें हम देखते हैं कि नशे की आदत युवाओं को लगती है, चाहे वो हुक्का बार हो या इस तरह की कोई भी गतिविधि है, उसको रोकने का सरकार ने काम किया है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने पहले हमने भी निर्णय लिया है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में साइकाइट्री डिपार्टमेंट
को हम और मजबूत करते हुए डी एडिक्शन सेंटर की हम शुरुआत हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी कर रहे हैं। ये भी एक नवाचार है, देश में ये ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम तो नवाचार, हमारा विभाग अब नवाचार के लिए जाना जाता है, और तो हम ये काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। सर, महाकाल लोक की बात करेंगे क्योंकि अभी ऐसा है कि हर तरफ देश में महाकाल लोक की चर्चा है। सर, महाकाल लोक की उपलब्धि के लिए भी बहुत बहुत पूरे मध्य प्रदेश सरकार की टीम को बहुत बहुत बधाई। और ये पर्यटन में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? और सर, मेरा एक क्वेश्चन इसी में ये भी रहेगा कि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि स्कीम उनकी थी, प्लानिंग आप लोगों ने कर ली। देखिए, मैं ये बात यहाँ पर इंगित करना चाहता हूँ कि यदि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान है। जो कुछ है महाकाल का है, प्रदेश महाकाल का है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के हम सब हैं, हमारे पालनहार महाकाल हैं। तो पहले तो ये गुरूर कोई ना रखे जो कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, रावण का भी घमंड नहीं चला। महाकाल से बड़े कमलनाथ नहीं है, महाकाल से बड़े कांग्रेस के नेता नहीं है। इसलिए हमने शुरुआत की, हमने कोशिश की, हमने सोचा था, आपने कर दिया। ये घमंड, ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए, वैसे मैं ये मानता हूं कि जैसे सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, सब कुछ इन्फीरियरिटी ही होता है। लोग मानने लगते हैं कि ये मेरा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो जो हीन भावना है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो इसलिए जो हो रहा है वो मैंने किया था। कहाँ किया था? आप 15 महीने रहे और आप बातें करते। फिर मैं कहूंगा, हम ये नहीं बोल रहे हमने करवाया, ये घमंड हम नहीं पालेंगे। जो करवाया वो महाकाल ने करवाया, महाकाल का है सब कुछ। उनके परिसर में कोई कुछ कर पाएगा ये उनकी आज्ञा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए श्रेय लेने की कोशिश ना करें। और कांग्रेस ने 1 इंच काम भी नहीं किया 15 महीने में। हाँ, कमलनाथ जी को मैं बधाई दूंगा, उनके अचीवमेंट की यदि मैं बात करूं तो 15 महीने की सरकार में केवल एक अचीवमेंट कांग्रेस की सरकार का, कमलनाथ का था कि आईफा अवार्ड की एक बहुत अच्छी पार्टी उन्होंने इंदौर में दी थी और जैकलिन फर्नांडिस को बुला लिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने धर्म की बात सोची नहीं। धर्म पर ये सरकार चली क्या कांग्रेस की सरकार? 300 करोड़ का प्रावधान उन्होंने किया था इसके लिए। वो कहते हैं कि 300 करोड़ का प्रावधान उन्हीं की सरकार ने किया था। देखिए, ये सब कहने की बात है। अब मैं उस मुद्दे पर इसलिए बहस में नहीं जाना चाहता कि मैं अभी, मेरे पास पूरी तारीखें हैं कि कब कैबिनेट में पास हुआ, किसने पास किया, किसने योजना बनाई, कैसे योजना बनी, कहां से आया। जब पिछली शिवराज जी की सरकार थी उसी समय योजना बन गई थी, उसी समय। बल्कि वो 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, नहीं तो ये तो 15 महीने पहले ही बन जाता। 15 महीने उस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। और देखिए, उनसे अपेक्षा भी नहीं है। जो अयोध्या में श्री राम का जहां जन्म हुआ, वहां पर मंदिर बनाने पे जो कांग्रेस रोड़े अटकाती है, वो क्या महाकाल लोक पर कुछ काम करने की सोच सकती है? भारत जोड़ो यात्रा जब एमपी आएगी तो राहुल गांधी बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं उस पर आ रहा हूँ, उन पे भी आऊंगा। वो कांग्रेस जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करती है सोनिया गांधी के नेतृत्व में, क्या आप उनसे अपेक्षा करोगे कि वो महाकाल लोक पर कुछ करवा पाएंगे? और जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का मामला है, 5 साल पहले भी राहुल गांधी आए थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक बड़ी कमेटी बनाई थी, एंटनी कमेटी, जिसको ये काम दिया गया था कि देश में कांग्रेस के हालात क्यों खराब हो रहे हैं, इस पर विचार करें। और उस एंटनी कमेटी ने कहा था कि कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हैं। इसलिए नाटक करो, नोटंकी करो, पर यह बताओ कि हम भी हिंदू हैं। इसीलिए राहुल गांधी 5 साल पहले जब चुनाव थे, 4 साल पहले जब चुनाव थे, जब महाकाल बाबा के दर्शन करने आए थे और कोट के ऊपर जनेऊ पहन के ये बताया था कि मैं हिंदू हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी डुबकी लगाती हैं गंगा मैया की, 5 साल गायब हो जाती हैं। अब फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं और महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे और वहां सभा करेंगे और ये कहेंगे कि मैंने करवाया। तो ये इस बात को इंगित करता है कि उनने नहीं करवाया। मेरे भाई का नाम है विवेक। मैं रोज खड़े होकर ये नहीं चिल्लाता विवेक और विश्वास भाई भाई। जब जो नहीं होता ना, उसी का प्रचार प्रसार करना पड़ता है। उन्होंने नहीं किया इसलिए कर रहे। और ये वो राहुल गांधी आने वाले हैं, मैं अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में आएंगे, पर मध्य प्रदेश का किसान उनसे जरूर पूछेगा कि पिछली बार आए थे और कहा था कि यदि सरकार बन गई तो हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। तो मध्य प्रदेश का किसान पूछेगा कि 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ क्यों नहीं करवाया? उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवा मध्य प्रदेश का उनसे पूछेगा
और मुझे अच्छा लगेगा कि वो खड़े होकर बोलें, युवा को जवाब दें और बोलें और माफी मांगे कि हाँ 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, हमने कांग्रेस का जो बेरोजगार था उसको तो भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करके कमाई करवा दी, पर मध्य प्रदेश के युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। ये ऐसी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें भारत तोड़ने वाले लोगों को गले लगाने की बात होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो लगाती है वो लड़की को गले लगाते हैं राहुल गांधी, और गरीबी मिटाने की बात करते हैं और 40,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं। तो ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश में भी फेल होगी। सर एक सवाल और है आपसे। मध्य प्रदेश में जयस कल एक महाबैठक कर रही है सर, और जयस का कहना है कि 47 सीटें हैं आदिवासी आरक्षित हमारे यहाँ, और वो कह रहे हैं कि 80 सीटों पर हम लड़ेंगे क्योंकि 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। तो अगर जयस अलग हो जाता है कांग्रेस से तो नेचुरल फायदा आपको जाहिर बात है वो मिल सकता है। कितना नुकसानदायक कांग्रेस के लिए और आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर जयस अलग लड़ता है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह की योजनाओं की बात नहीं करते। हम तो हर समय जनता की सेवा करना चाहते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त कुछ नया करना पड़े ऐसा नहीं है। हम सर्वहारा वर्ग के कल्याण की बात करते हैं, हम आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं, हम एससी के कल्याण की बात करते हैं, हम पिछड़े के कल्याण की बात करते हैं, और हम सामान्य वर्ग के भी कल्याण की बात करते हैं। हम सभी लोगों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी वर्ग के कल्याण की जो बात हुई शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने जो पिछड़ों के वर्ग कल्याण की बात की वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने सामान्य वर्ग के कल्याण की जो बातें की वो कांग्रेस से नहीं की। हमने एससी के कल्याण की बात जो की वो कांग्रेस से नहीं की। तो हम तो हर वर्ग के कल्याण की बात करते हैं। कौन सामने है कौन नहीं है, कौन किससे जुड़ेगा कौन किससे टूटेगा, इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बचा के रखा था जानबूझ के। अभी हमने तस्वीरें देखी सर, एक भंडारे में आप थे, आपने पूड़ियाँ तली, आपने पूड़ियाँ बेली, तो घर पे जब रूमा जी होती हैं तब भी उतनी शिद्दत से आप पूड़ियाँ तलते हैं सर, ये सियासत करवा देती है? ये तो देखो आपको घर में ही पता करना पड़ेगा कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता, ये घर में ही बताना पड़ेगा। परंतु ये अच्छी बात है कि आप मुझे इतना ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और अच्छे क्वेश्चन के लिए भी बधाई देता हूँ। सर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे, आप जानते हैं सर, नंबर 1 चैनल है, तो पैनी नजर एक एक चीज पे रखनी पड़ती है सर। रसिका, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद। मंत्री जी के लिए तालियां एक बार जोरदार। रसिका, ओवर टू यू।